तो दोस्तों नमस्कार। आज हम ACC 01 का ऐसा प्रश्न लाए हैं जो आपको एग्ज़ाम में एक बूस्ट का काम करेगा। यानी बूस्ट मतलब ये 10 प्रश्न आप देखते हैं तो आपको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो आइए हम देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है और रिपीट होता आ रहा है। हम 10 साल का क्वेश्चन निकाल के देखें तो ये इन सब पॉइंट पे का रिपीट होता रहा है, किसी न किसी रूप से आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न। और पहले भी पूछा गया और आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख के जाएं। और आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को देख के जाते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से पूछा जाएगा। देखिए ACC 01 जो है बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन है। और आइए इसका प्रश्न देखते हैं। देखिए परिभाषित करें, जो टर्म है उनको परिभाषित करना है। पहला है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या होता है? देखिए क्रियात्मक विकास का अर्थ है क्रियात्मक विकास का अर्थ है शिशुओं में मांसपेशियों एवं हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने का सामर्थ्य। शिशु जब उसका पैर हाथ काम करने लगता है वो अपने हड्डी से अपने शरीर में जो हड्डी होता है उसके अनुसार उसकी विभिन्न कार्य करने में उसको रुचि लगने लगता है, तो वही है क्रियात्मक विकास। आइए देखते हैं स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होगा? देखिए स्वायत्तता से तात्पर्य अपने आप चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना या न करने का निर्णय स्वयं लेना स्वायत्तता को विकसित करता है। यदि कोई शिशु उसको मन लग रहा है कि वो खिलौने के साथ खेले तो उसको मन है तो खिलौने के साथ खेलेगा। यदि उसको मन नहीं है तो वह स्वयं निर्णय लेगा इस चीज़ का। इससे क्या होता है? स्वायत्तता का विकसित होता है शिशुओं में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3, देखिए कूचन। कूचन क्या है? स्वरों के समान ध्वनियों को कूचन कहते हैं। लगभग 1 महीने की उम्र में शिशु रोने के लिए अलावा कूचन भी करने लगते हैं। कूचन एक तरह से स्वर हुआ, जो बच्चे का फर्स्ट ध्वनि जो होता है 1 महीने के अंदर जो कूचता है या रोने का जो ये है वो आवाज़, तो उसी को कूचन कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तार भाषा क्या है? 2 शाब्दिक वाक्यों में अधिकतर बच्चे कुछ मुख्य शब्द जैसे कि संज्ञा शब्द या विशेषण शब्दों का ही प्रयोग करके सरल और छोटे वाक्य बनाते हैं, जैसे मम्मी सारी, गुड्डू दूदू। बच्चा शुरू में यही सब वाक्य बोलते हैं जिससे उसको ज़्यादा जो है ना कठिन शब्द उसको बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए वो नॉर्मल कर लेते हैं शब्द को। जैसे हम देखते हैं मम्मी साड़ी, मम्मी का साड़ी कहना चाह रहा है बच्चा। गुड्डू दूदू, भैया कप्पे। कप्पे का मतलब हुआ कपड़ा। इन्हीं वाक्यों से वे अपनी सारी बात इस तरह संप्रेषित करते हैं जैसे हम तार भेजते समय करते हैं कि संज्ञा क्रिया विशेषण प्रयोग करते हैं और बाकी शब्द छोड़ देते हैं। इसी कारण 2 शाब्दिक वाक्यों को तार भाषा कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 नंबर वृद्धि और विकास। देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि क्या है और विकास क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है। वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। हमारी वृद्धि मात्र आकार में ही नहीं होती है बल्कि विकास भी होता है। वृद्धि विकास की बृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होने पर भी
विकास जारी रहता है। आइए विकास देखते हैं, विकास क्या है। देखिए विकास, विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यावहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है जो क्रमानुसार उभरते हैं। इन परिवर्तनों की 3 विशेषताएं हैं। वे प्रगतिशील होते हैं, उनमें क्रमबद्ध होती है तथा वे काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। प्रगतिशीलता शब्द से तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल एवं क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली है। क्रमबद्ध से तात्पर्य है कि विकास एक क्रम से होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। बच्चे पहले घुटनों पर चलना सीखते हैं और फिर पैरों पर चल पाते हैं और उसके बाद दौड़ने लगते। मतलब पहले घुटने के बल चलता है बच्चा, फिर पैरों के बल, उसके बाद दौड़ने का कोशिश करता है। वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल्य अवस्था के अनुभवों से ही विकसित होती है। बड़े होके जो हम लोग कोई भी निर्णय लेने का सोचते हैं तो वो बाल्य अवस्था से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो है शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास के बारे में आपको बताना है। देखिए शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास क्या है और दोनों में क्या अंतर है। शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास में क्या अंतर, आपसे पूछा जा सकता है। शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास में अंतर लिखें। तो हम पहले शारीरिक विकास को देखते हैं, बाद में क्रियात्मक विकास का भी देखेंगे। देखिए शारीरिक विकास थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए शारीरिक विकास क्या होता है। शिशु की लंबाई और वजन इसका प्रमाण होता है। देखिए शारीरिक विकास का मतलब हुआ शिशु में जो लंबाई, शिशु जो धीरे धीरे बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है, इसका प्रमाण शारीरिक विकास से है। 1 वर्ष का होने तक शिशु का वजन जन्म के वजन से तिगुना हो जाता है। यदि पहले वर्ष शिशु का मतलब 1 वर्ष कम होने तक शिशु का वजन जन्म से तिगुना हो जाता है। शिशु का जो 1 वर्ष में जो है शिशु का जब जन्म लेता है शिशु, वो 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में वजन होता है। 1 साल होते होते वो 9 किलो के आसपास पहुंच जाता है। तो इस टॉपिक में वही कहना हुआ। आइए देखते हैं तीसरा, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के विकास के लिए प्रथम 2 वर्ष निर्णायक होता है। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के लिए प्रथम 2 वर्ष इसके लिए निर्णायक होता है। आइए देखते हैं 4, पहले वर्ष में जैसे टांगे और धड़ बढ़ते हैं, शारीरिक अधिक संतुलित दिखता है। पहले वर्ष में शरीर के आकार और अनुपात में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। यह शारीरिक विकास का ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं हम क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या है। इसमें भी 5, दोनों में 5 अंतर है। देखिए क्रियात्मक विकास मतलब शारीरिक विकास का 5 बताएं और क्रियात्मक विकास का भी 5 बताएंगे। ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा यदि उल्टा है। देखिए क्रियात्मक विकास, इन सभी शारीरिक परिवर्तनों, लंबाई, वजन का बढ़ना, मस्तिष्क, स्नायुतंत्र और मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का सख्त होना और शरीर के अनुपात में परिवर्तन के कारण ही क्रियात्मक योग्यताओं का विकास संभव है। देखिए 2 नंबर, क्रियात्मक कौशलों के विकास की चर्चा 2 वर्गों में की जा सकती है। स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। देखिए
स्थूल क्रियात्मक विकास क्या हुआ? देखिए, स्थूल क्रियात्मक कौशल वे हैं जिनकी शरीर की वृहत मांसपेशियों जैसे कंधे, कोहनी, कूल्हे और पीठ की मांसपेशियों में समन्वय की आवश्यकता होती है। चलने, भागने, ऊपर चढ़ने, फेंकने, पैर से धकेलने और पकड़ने की क्रियाओं में स्थूल मांसपेशियों का उपयोग होता है। आइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आनुवंशिकता और परिवेश, इनको परिभाषित करना है। पहले देख लेते हैं आनुवंशिकता और बाद में परिवेश देख लेंगे। ठीक है, पहले आनुवंशिकता देखते हैं। देखिए आनुवंशिकता, इसको आप अच्छे से देखिए। क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, मित्रता या अमित्रता, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने के लिए कोई विशेष जीन नहीं होते हैं। मतलब ये जो है क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, मित्रता या अमित्रता, ये सब जो है उनके मतलब माता पिता से स्पेशल गुण नहीं होता है ये सब चीज़ के लिए। ये जो है ये समाज में रहने के बाद इसको अनुभव फील करके बच्चा ये सब चीज़ सीखता है। आगे देखिए, जीन सामाजिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिशुओं के स्वभाव में कुछ जन्मजात भिन्नताएं होती है। कुछ शिशु दूसरों की अपेक्षा अधिक चिड़चिड़े होते हैं, जल्दी व्यग्र हो जाते हैं और उन्हें शांत करना भी कठिन होता है। व्यग्र मतलब गुस्सा हो जाते हैं। इसका व्यग्र का मतलब हुआ जल्दी गुस्सा हो जाता है और शांत करने के लिए उसको थोड़ा सा समय चाहिए या उनको शांत करना कठिन होता है। कुछ अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वे बेचैन हो। कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं और लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। कुछ अधिक रोते हैं और अन्य शांत प्रकृति के होते हैं। मतलब कुछ अधिक रोते हैं और बाकी शांत रहने के प्रकृति के होते हैं, नेचर के रहते हैं। इन व्यक्तिक भिन्नताओं का आधार आनुवंशिकता का ही प्रतीक है। मतलब ये भिन्नता आनुवंशिकता का ही प्रतीक होता है। आइए देखते हैं परिवेश। परिवेश क्या? परिवेश मतलब अपने बीच में जो समाज है वो परिवेश हुआ। परिवेश, शिशु लोगों के प्रति अनुक्रिया दिखाने के लिए जन्म से ही तैयार होते हैं। उनकी विकासशील संवेदनात्मक क्षमताएं उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में बहुत योगदान होती है, परंतु अधिकांश रूप से शिशु को जिस प्रकार के अनुभव होते हैं वे ही निर्धारित करते हैं कि बड़े होने पर शिशु का व्यक्तित्व और प्रकृति कैसी होगी। उदाहरणतः अगर शिशु को प्यार नहीं मिलता है तो उसमें दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास नहीं होगा। लगाव के विकास के कारण शिशुओं और पालनकर्ता के बीच अंतःक्रिया है। देखते क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टोटल जो हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। यदि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ देख के चले जाते हैं तो आपको एक तरह से एग्जाम में बूस्ट टाइप का काम आएगा। बूस्ट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तैयारी किए हुए हैं तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से नया नया शब्द जोड़ने के लिए मिल जाएगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइब ही तो करना है आपको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता आ रहा है। इसको भी आप अच्छे से देखिए। देखिए संज्ञान से क्या अभिप्राय है, मतलब संज्ञान से आप क्या समझते हैं या संज्ञान क्या है। देखते हैं उत्तर। संज्ञान का संबंध अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और परिवेश को जानने से है। संज्ञान का संबंध विचार शक्ति और ज्ञान के विकास से है। हम किस प्रकार की जानकारी प्राप्त
करते हैं, उसका क्या अर्थ निकालते हैं और कैसे अपनी क्रियाओं के संचालन में इसका उपयोग करते हैं। यह सभी विचार शक्ति एवं संज्ञान से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति को परिवेश और परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम बनाता है। एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया तर्क शक्ति, समस्या का समाधान, विभेदीकरण, सामान्यीकरण या अनुकरण को दर्शाती है। और आगे देखते हैं इसी में, देखिए उदाहरण आप समझ लीजिए। उदाहरण, संज्ञान का उदाहरण देखिए, 1 या 1.5 साल की उम्र में वह बच्चा अपने पापा को रोज ऑफिस जाते देखता है और शाम को जब वह वापस आते हैं तो वह भागकर उनकी तरफ खुशी से भागता है। कुछ दिन बाद वह डोरबेल बजते ही दरवाजे की तरफ भागते हुए कहता है, मेरे पापा। उस बच्चे का यह व्यवहार उसकी स्मरण शक्ति को दर्शाता है। यही एक तरह से संज्ञान हुआ। देखिए कोई भी बच्चा, इसको आसान भाषा में समझिए कि जब बच्चा देखता है अपने पिताजी को कि ऑफिस जा रहे हैं 10 बजे, तो वो बार बार ये चीज़ देख रहा होता है, तो उनको लगता है कि पापा ऑफिस के टाइम इन होने के बाद तो उनको लगता है पापा ही आए होंगे। तो ये बार बार जो है विचार शक्ति उनके मन में घूमते रहता है। यही एक तरह से संज्ञान का अभिप्राय है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्वसंकल्पना को परिभाषित कीजिए। देखिए इस प्रश्न में है ना 2-3 आपको प्रश्न मिल जाएगा। पहला है स्वसंकल्पना को परिभाषित करें, इसको परिभाषित करना है। और देखिए, और यह जानकारी दीजिए कि बालक में सकारात्मक स्वसंकल्पना विकसित करने में परिवार कैसे सहायता करता है। पहले तो आपको स्वसंकल्पना को परिभाषित करना है और उसके बाद बताना है कि आपके परिवार बच्चे में किस तरह से स्वसंकल्पना को विकसित करता है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वसंकल्पना। देखिए स्वसंकल्पना स्वयं के बारे में वर्णन से संबंधित है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक गुणों का वर्णन, उसके विश्वास और व्यक्तित्व की विशेषताएं भी शामिल होती है। जैसे मैं आसानी से चित्र बना सकता हूँ, ये एक स्वसंकल्पना का उदाहरण है। मतलब कहेंगे बच्चा यदि कहता है कि अब मैं अपनी आसानी से एक फ़ोटो बना सकता हूँ तो स्वसंकल्पना हुआ। देखिए लिंग संकल्पना भी व्यक्ति के स्वसंकल्पना का अभिन्न भाग है। स्त्री और पुरुष को किस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए इसमें शामिल है। आइए आगे देखते हैं। देखिए स्वमान्यता स्वसंकल्पना का वह हिस्सा है जो यह स्पष्ट करता है कि किस हद तक व्यक्ति अपनी नज़रों में पूरा उतारता है। स्वसामान्यता में दूसरों की तुलना में अपना मूल्यांकन करता है। सकारात्मक स्वमान्यता से उच्च एवं स्वसंकल्पना उभरती है और वे निम्न स्वमान्यता वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक आत्मविश्वास वाले होंगे। एक व्यक्ति अपनी स्वसंकल्पना के अनुरूप व्यवहार करता है। वह जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसके प्रति अपने विश्वास को और दृढ़ बनाता है और दोबारा उसी प्रकार व्यवहार करता है। मतलब एक प्रकार से यदि अपना कोई दृढ़ काम किया तो बार बार वह काम करने के लिए वह आतिर होता है। उनको विश्वास होता है कि ये काम मेरे से हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। सकारात्मक स्वसंकल्पना से लोग चुनौतीपूर्ण और अनपेक्षित स्थितियों का सामना करने से घबराते नहीं हैं। स्वसंकल्पना की नींव बचपन के प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाती है। सकारात्मक एवं स्वसंकल्पना वाले बच्चे के ज़्यादा मित्र होते हैं। जो सकारात्मक सोच के होते हैं, स्वसंकल्पना उनके ज़्यादा मित्र होते हैं। स्कूल में उनका निष्पादन अच्छा होता है। वे अपने योग को योग्य मानते हैं
और कम हतोत्साहित होते हैं, मतलब कम दुखी होते हैं। कोई भी काम यदि नहीं हुआ तो वो फिर से पुनः कोशिश करते हैं, नहीं होगा ही मेरे से काम, क्यों नहीं होगा। उनको आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, स्वसंकल्पना का विकसित होना। स्वसंकल्पना के विकास का पहला चरण यह है कि शिशु अपने आप को शारीरिक रूप से दूसरों के पृथक समझने लगते हैं। दूसरों के अपने आप को अलग मानने की यह भावना जीवन के दूसरों वर्ष के अंत तक स्थापित होती है। बच्चों की स्वसंकल्पना उनके शरीर का अन्वेषण और लोगों के साथ अंतःक्रियाओं तथा उनसे प्राप्त अनुक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती है। इस आयु वर्ग के बच्चों में सहानुभूति की क्षमता भी इस बात को स्पष्ट करती है कि बच्चे अब अपने अनुभवों के प्रति सचेत होने लगते हैं। भाषा का विकसित होने भी स्वयं की संकल्पना को सूचित करता है। मेरा खिलौना, मैं यह करूँगा, मेरी कुर्सी। एक ही खिलौने पर यदि दो बच्चे अधिकार जमाने लगते हैं तो दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है। इससे पता चलता है कि बच्चों में स्वयं की संकल्पना विकसित हो चुकी है। संकल्पना विकसित हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, थैंक यू। वीडियो लंबा होता जा रहा है तो यहीं तक रखते हैं। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हमको बताए हैं, ये सारे यदि प्रश्न एक बार नहीं समझे तो 2 बार देखिए वीडियो और देख के समझ के जाइए। आपको बूस्टर डोज का काम करेगा। जैसे कोरोना का 2 डोज लेने के बाद एक बूस्टर डोज लिया जाता है कोरोना से मुक्त होने के लिए, उसी तरह यदि आपका तैयारी अच्छा है तो यह प्रश्न आप उत्तर देख के जाएंगे तो आपको एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी आप ACC 01 का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी वहाँ और सब भी वीडियो है, वो सब भी देखने का कोशिश करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।